अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टेटक्राफ्ट। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा हाईली रिक्वेस्टेड था कि पाकिस्तान एक एंटी स्टेल्थ रेडार ख़रीदा है चाइना से JY-27A। तो इस रेडार के बारे में वीडियो बनाई जाए और बताया जाए कि जी क्या ये वाकई मतलब किसी काम का है कि नहीं है, और पाकिस्तान को ये क्यों ख़रीदना पड़ा है। और हमारे पास F-22s नहीं है, हमारे सॉरी इंडिया के पास F-22s नहीं है, J-7 वो क्या कहते हैं, JSF यानी F-35 नहीं है, कोई भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं है एक्सेप्ट फॉर रफेल्स। तो हमें फिर क्या ऐसी ख़ास ज़रूरत पड़ गई कि हम लोग इसके पीछे गए हैं। और अक्सर लोग जो कि इंडियन साइड से हैं और कुछ ऐसे लोग बल्कि मोस्टली जिनको मैंने देखा जो इंडिया की साइड से हैं, वो कहते हैं कि यार ये एक VHF रेडार है। तो इसको ये तुम्हें बता तो सकता है कोई चीज़ कहीं से आ रही है, लेकिन ये ये नहीं बता सकता कि वो मतलब जो होता है ना कि फायरिंग करने के लिए जो फायर कंट्रोल कोऑर्डिनेट्स होते हैं जिसके ऊपर आप अपने मिसाइल को गाइड करते हो, ये वो गाइडेंस के कोऑर्डिनेट्स नहीं बता सकता। यूजुअली एक रेडार डिटेक्ट करता है, दूसरा जो है वो गाइड करता है मिसाइल को, जिस तरह S-400 में है और बाकियों के अंदर है। लेकिन जिस चीज़ ये जो सारी जो बहस है, इसको आज हम इस वीडियो में देखेंगे भी और ख़त्म भी करेंगे। अच्छा, अगर इसके नाम को आप देखें तो इसका नाम काफ़ी चीज़ें खुद ही डिफाइन कर देता है। इसका नाम है JY-27A, जो कि एक 3D लॉन्ग रेंज एयर सर्वेलेंस एंड गाइडेंस रेडार है। मतलब नाम में ये चीज़ भी डिफाइन कर दी गई कि ना सिर्फ ये सर्वेलेंस करता है, ये गाइडेंस भी करता है, ये रेजिस्टेंट टू जैमिंग भी है। एंड वो नेचुरल सी बात है बिकॉज इसमें VHF की टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। अगर आप F-35 अगर आप उठा के देखें, जो उसके खिलाफ अक्सर जो क्रिटिसिज्म करते हैं, वो ये होता है कि ठीक है आप L बैंड, S बैंड, K बैंड, के यू, ये जितने भी बैंड्स हैं आपके मिलीमीटर बैंड तक में देख लें, तो वो इनविजिबल है। बट द मोमेंट यू स्विच ओवर टू VHF, ये नज़र आ जाता है। तो अब ये VHF क्या है, ये L बैंड क्या है, ये S बैंड क्या है, ये चीज़ें जब तक आप समझेंगे नहीं, और इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार का जो कॉन्सेप्ट मैंने अपनी वीडियोस में समझाया भी था, वो भी थोड़ा बहुत मैं इसमें टच करूंगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये क्यों इतनी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है। बेसिकली जो रेडार्स चलते आए हैं थ्रू आउट, रेडार के अंदर हम दो चीज़ों को देखते हैं। रेडियो वेव्स होती हैं, और जो वेव होती है उसमें जो दो मेन फैक्टर्स हैं, वो उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी वेवलेंथ है। जो फ्रीक्वेंसी है वो बेसिकली ये अगर आप देखें तो ये जो अप एंड डाउन मूवमेंट इसकी जा रही है। अब मैं इसको एक्सप्लेन किस तरह से करूं, क्योंकि मैं इतना बड़ा साइंटिस्ट हूं नहीं, लेकिन फ्रीक्वेंसी बेसिकली जितनी ज़्यादा आपको ये वेव्स नज़र आएंगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे क्लोजली एक दूसरे के साथ चिपकी चिपकी, इसका मतलब है कि ये हाई फ्रीक्वेंसी है। और जितनी ये बड़ी आराम से खुली डुल्ली आपको वेव नज़र आ रही होगी, उसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कम है। तो जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होती है, इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है रेडार की रेंज के ऊपर, उसकी डिटेक्शन के ऊपर। इस वक्त मैं आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक तस्वीर लेके आ रहा हूँ। इसमें अगर आप देखें इस तस्वीर में, तो ये डिफरेंट बैंड्स, उनकी फ्रीक्वेंसीज, उनकी वेवलेंथ। बैंड इज़ बेसिकली एक किस्म की एक क्लासिफिकेशन की गई कि कौन से बैंड्स की बात की जाती है। अब यूजुअली ये एक्स बैंड हो गया, के बैंड्स हो गए, ये आप मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स में देखते हैं। और जो मिलीमीटर बैंड्स हैं, ये यूजुअली टैंक्स और ये चीज़ें इस्तेमाल करती हैं, जो ग्राउंड के ऊपर मैंने छोटे छोटे एप्लीकेशंस में देखा है। लेकिन हम स्टार्ट करेंगे UHF VHF से। इस डायग्राम में VHF नहीं नजर आ रहा, लेकिन ये जो UHF है, इससे नीचे VHF है। उसके बाद फिर नीचे और जो टाइप्स आ जाती हैं फ्रीक्वेंसीज की बेस पे, वो वेरी लो फ्रीक्वेंसी LF एंड VLF उस पे जाते हैं। वो फिर सबमरीन्स एंड नेवल साइड पे हम लोग निकल जाते हैं। अभी हम एयरक्राफ्ट्स के और कम्युनिकेशन के साइड पे ही रहेंगे। अच्छा, VHF और UHF वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एंड अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी जो है, ये इस टेबल का बॉटम है, जिसका मतलब ये है कि L बैंड ये UHF VHF से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का, 1 to 2 गीगाहर्ट्ज, S बैंड 2 to 4 गीगाहर्ट्ज, के बैंड्स जो है के यू का, जो बेसिकली जो के बैंड होता है ना, इसके ऊपर और नीचे के अपर एंड के अब सॉरी के अबव एंड के अंडर जो है, ये के ए और के यू, ये के ऊपर नीचे आ रहे हैं। ये दो फ्रिक्वेंसीज को के साथ एसोसिएट करके नाम दिया गया है।
ये जो आप बैंड्स देख रही हैं, जिस तरह एल एस सी एक्स के यू के ए मिलीमीटर की तरफ जा रहे हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ती जा रही है, लेकिन जब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है तो जो वेव की जो लेंथ है वो कम हो जाती है। एंड यूजुअली जो वेव लेंथ कम होती है, इसको हम बड़ी जिसे कहते हैं ना, नैरो बीम कंसिडर करते हैं, पतली सी शुआ होती है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, बहुत ज्यादा हलचल होती है। तो ये बैंड्स, अच्छा, इसका इफेक्ट, ये फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ आपस में उल्टी चलती हैं। जो फ्रीक्वेंसी होती है जितनी ज्यादा होती है, वेव लेंथ उतनी कम होती है। वेव लेंथ जो है ये डिफाइन करती है कि आपके रेडार की रेंज क्या होगी। जो वेवलेंथ जब आपकी फॉर एग्जांपल बहुत पतली हो गई है, तो वो फ्रीक्वेंसी जो है निकल वो सॉरी वो रेडार की शुआ वेव निकल जाती है। उसकी खासियत ये होती है कि वो वुड से, स्टील से, एनीथिंग जिसमें थोड़ा बहुत भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ये जो भी सब्सटेंस है, जो भी मटेरियल्स है, ये उनसे आर पार हो जाती है, और कुछ ना कुछ उससे रिटर्न भी आपको मिलता है। लेकिन बेसिकली पेनिट्रेशन पावर इसकी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसका रिटर्न सिग्नल जो है वो पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए यूजुअली इस किस्म के रेडार्स जिसमें ये बैंड्स यूज हो रहे होते हैं, ये इनका अच्छा, एक और चीज, जिनकी वेवलेंथ, ये जो वेवलेंथ का मैं कॉन्सेप्ट डाल रहा हूँ, जो फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, शुआ की जो वेवलेंथ है वो बहुत पतली है, ये जो शुआएं होती हैं, ये छोटे रेडार के ऊपर साइज के साथ डिपेंडेंट होते हैं। यूजुअली जब भी आप लोअर फ्रीक्वेंसीज की तरफ जाते हैं, बिकॉज लोअर फ्रीक्वेंसीज की रेंज बहुत ज़्यादा है। मतलब अब मैं लोअर फ्रीक्वेंसी से मेरा मतलब वीएलएफ बिल्कुल भी नहीं है कि हम वीएलएफ की बात कर रहे हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ बेसिकली ये फ्रीक्वेंसी की फ्रीक्वेंसी वेरिएशन, जो जो गीगाहर्ट्ज की बात है, जब आप इसमें नीचे गीगाहर्ट्ज की तरफ, मेगाहर्ट्ज की तरफ जाते हैं, तो इसकी एक सेपरेट एस्पेक्ट में पेनिट्रेशन पावर बढ़ती जाती है। वो ये है कि ये लिक्विड्स के अंदर डिफरेंट मीडियम में पेनिट्रेट कर सकता है। लेकिन जो हायर फ्रीक्वेंसीज हैं, ये जो के फैक्ट के है, के ए है, मिलीमीटर फ्रीक्वेंसीज, ये सॉलिड, वुड, स्टील इसके अंदर से पेनिट्रेट कर सकती हैं। अच्छा, ये जितनी भी फ्रीक्वेंसीज आपको मैं बता रहा हूँ, जो वेवलेंथ्स में बता रहा हूँ, इनमें एक एस्पेक्ट आता है नॉइस का। ये याद रखें, चाहे वो VHF है, कि वो UHF है, कि वो VLF है, कि वो KA है, कि अब के जो था, के जो बैंड था, इसके बारे में कहा जाता था, इसमें एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर मौजूद है, जो हवा में नमी है, जो ऑक्सीजन है, ये उसके शोर को भी वापस आता है। और जब ये रिसीवर में पहुंचती है, तो रिसीवर के अंदर जब ये रिसीवर को टच करती है, तो उधर अलग से शोर शुरू हो जाता है। तो वेव में इतना शोर होता नहीं होता शुआ में, वो जो रिसीवर है वो अपना मैकेनिकल शोर उसमें आ जाता है, जिसको फिर खत्म करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और सब कुछ यूज किया जाता है, जिसकी बड़ी हैवी पावर होती है। तो ये जितनी भी हैं, इन सब में नॉइस का प्रॉब्लम आता है। हर एक का अपना नॉइस का स्टाइल है, और हर एक की अपनी नॉइस को रिड्यूस करने का तरीका है। गेम सारी ये है कि ये जो के यू है, के ए है, इनकी रेंज थोड़ी कम होती है। जब आप इनकी रेंज बढ़ाते हैं, आपको हाई पावर चाहिए होती है, एंटेना का साइज छोटा रखना होता है। यही वजह है कि आपके जो ईसा रेडार जो आपके ये उसमें लगे हुए हैं, जहाज़ों में लगे हुए हैं, उनके एंटीनास का जो साइज़ है उसके ऊपर अप्रोप्रिएटली इसको बिठाया जाता है, और उसकी अपनी वेवलेंथ की कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिसकी बेस पे उनको बहुत एक्यूरेट डिटेक्शन चाहिए होती है। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की वेव गई और उतना अच्छा आपने उसको कैच किया, उतना क्लियर डेटा आपको जहाज़ के बारे में मिलता है। जो भी ऑब्जेक्ट उड़ रहा है, चाहे वो मिसाइल है, उसके बारे में आपको डेटा मिलता है। किस चीज़ के बारे में आपको ये पता चलता है कि भाईजान ये किस स्पीड में उड़ रहा है, ये किस एलिवेशन पे उड़ रहा है। वो 3D किस्म की आपको एक पिक्चर पे पेश कर रहा होता है। उसमें कुछ और चीज़ें भी आ जाती हैं। ये तो वेव की हमने कहानी डाल दी। उसमें फिर ये भी आ जाता है कि जी आपके जहाज़ का जो एंटेना सिस्टम है, वो कौन सी टेक्नोलॉजी, वो पल्स डॉपलर को फॉलो कर रहा है, वो पैसिव टेक्नोलॉजी फॉलो कर रहा है। वेव तो फेंक रहा है ना, लेकिन जो सिस्टम बनाया गया है वो किस किस्म का सिस्टम बनाया गया है? क्या एक डंडा है जो कि एक वेव फेंकता है, दूसरा डंडा है वो रिसीव करता है? नहीं, आपने उसको एक्टिवली, मतलब इज इट फेज्ड अरे, पैसिव फेज्ड अरे, एक्टिव फेज्ड अरे। फेज्ड अरे का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे। तो ये ईसा को अगर आप देखें, तो उसमें छोटे 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 जो है ना, ट्रांसमीटर्स और रिसीवर्स साथ फिक्स करके एक ही जगह पे फिक्स किए जाते हैं। तो वो एक ब्रॉड होराइजन में देख तो सकता है, उसी तरह जितने छोटी छोटी एक्टिविटीज होती हैं वो उनको माइक्रो लेवल पे भी मॉनिटर कर रहा होता है। और जो स्टेल्थ जहाज है, वो बेसिकली बनाया इस तरीके से जाता है कि वो ये जितने भी यूएचएफ से ऊपर के बैंड्स है, LSC XKU KKA मिलीमीटर, ये इन तमाम बैंड्स को इतनी ज़बरदस्त तरीके से एब्जॉर्ब और रिफ्रैक्ट करता है कि जो
वापस जाने के लिए वेव में दम नहीं होता। वो वापस जाती भी है तो कुछ खास डेटा नहीं प्रोवाइड कर सकती। अव्वल तो जाती ही नहीं है क्योंकि वो जहाज ने उसको प्रॉपरली डिफ्लेक्ट कर दिया, बड़ी हाई फ्रिक्वेंसी बड़ी इजीली डिफ्लेक्ट कर दिया। जब हम लोग बैंड्स में नीचे की तरफ आते हैं, मतलब यूएचएफ की तरफ, ये एल बैंड तो से नीचे अल्ट्रा हाई की तरफ आते हैं। अल्ट्रा हाई से ऊपर अब एल पे जाएं तो मेरे हिसाब से इसे अल्ट्रा अल्ट्रा हाई कर देना चाहिए, एस को सुपर अल्ट्रा हाई कर दें। ये हम उल्टे जा रहे हैं, हम लोअर फ्रिक्वेंसीज की तरफ जा रहे हैं। तो जब हम लोअर फ्रिक्वेंसीज की तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ना शुरू हो जाती है। जब वेवलेंथ बढ़ना शुरू हो जाती है तो आपका रेडार बहुत दूर तक देख सकता है, 400 500 600 800, दैट्स मतलब मतलब लिमिट नहीं है। और जब आप वीएलएफ में जाते हैं तो वो तो फिर रेडार का साइज पूरे पूरे शहरों जितना हो जाता है। चाइना के पास भी है, इंडिया के पास भी एक वीएलएफ का सिस्टम है, वो सबमरीन्स की अंडर वाटर कम्युनिकेशन में जाते हैं। तो जो वीएचएफ का जो ये जो स्टैंडर्ड है जहाँ पे आके हमारी घड़ी रुकती है कि यार अब वीएचएफ को चेक करते हैं, तो वीएचएफ की खूबसूरती ये है कि ये वेव जब निकलती है तो ये जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं उनसे इतनी आसानी से, फर्स्ट ऑफ ऑल पहाड़ आ गया कुछ भी आ गया, ये उसके इर्द गिर्द से भी निकल जाती है। वेव लेंथ ज्यादा है लेकिन फ्रीक्वेंसी कम है, विच मीन्स जब आपके पास फ्रीक्वेंसी कम है तो आपके पास कम डेटा आता है। इस पॉइंट को पकड़ के मतलब फ्रीक्वेंसी कम है, आपके पास वेव वापस आई है और आपको ये तो बता दी कि यार इस तरफ से कुछ आ रहा है, लेकिन एक्यूरेसी नहीं होगी। मतलब अगर एस बैंड आपको ये बता रहा है कि जी ये डेटा, ये जहाज इस खास जगह पे उड़ रहा है, जब आपका मिसाइल जाता है तो उसकी एक्यूरेसी एस बैंड के या एल बैंड के रेडार का जो जो फायर कंट्रोल जो भी सिस्टम है उसके मुताबिक 50 मीटर 100 मीटर लेफ्ट राइट अप डाउन हो सकती है। फिर मिसाइल के आगे अपना एक अपना रेडार ऑन हो जाता है तो वो फिर एंड में जाके टर्मिनल फेज में खुद देखना शुरू कर देता है और एक्यूरेटली हिट करता है। लेकिन जब आप वीएचएफ की तरफ आते हैं तो प्रॉब्लम ये है कि आपको एरिया तो पता चल जाता है कि यार नॉर्थ से साउथ से या इतने ब्रॉड हराइजन में इधर से कुछ आ रहा है, लेकिन जो गाइडेंस होती है वो एनीवेयर अराउंड 500 600 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर लेफ्ट राइट अप डाउन। तो फिर वो कोई खास एक्यूरेट नहीं है। अगर आपका मिसाइल पहुंच गया इसकी गाइडेंस पे, क्योंकि ये तो सर्वेलेंस एंड गाइडेंस सिस्टम है ना, तो अगर ये पहुंच गया तो ये लेफ्ट देखे या राइट देखे ऊपर नीचे देखे तो वो 1 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो वो उस वक्त अपनी ट्रेजेक्टरी चेंज करे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर क्यों, मतलब ये एक पॉइंट है जिसको सारों ने पकड़ा हुआ है कि यार ये देख तो सकता है मार नहीं सकता, देख तो सकता है लेकिन क्लाउडेड है, मतलब जैसे एक आदमी को नजर तो आ रहा है लेकिन उसकी नजर सही नहीं है तो उसको चश्मे लगाने पड़ेंगे, तो ये काम इसके साथ भी किया जाता है। अब जब हम कहते हैं कि ये एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे या एक्टिव फेज्ड अरे, ये फेज्ड अरे और इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे ये एक ही कॉन्सेप्ट के दो नाम हैं। तो जब हम इस कॉन्फ़िगरेशन में इस रेडार को लगाते हैं फिर हम इसके साथ और चीजें ऐड अप करते हैं कि जी नॉइज रिडक्शन की जाए, जो इस बैंड में, जो कि वीएचएफ का जो बैंड है, जो ये फ्रीक्वेंसी और ये वेवलेंथ है, इसमें जिस किस्म का शोर, शोर से नॉइज हम लोग शोर कहते हैं, वो किसी वो साउंड का शोर भी हो सकता है जब आप तस्वीर गलत मेगापिक्सल से लेते हैं या एक वीकर कैमरे से रात में लेते हैं और बड़ी आप जैसे कहते हैं ना आपने आईएसओ बढ़ा दिया, जो फोटोग्राफर्स वो समझ जाएंगे, तो तस्वीर में बहुत ज्यादा आपको वो ऑरेंज ऑरेंज और पार्टिकल्स पार्टिकल्स डॉट डॉट्स नजर आना शुरू हो जाते हैं, उसको हम लोग नॉइज बोलते हैं तस्वीर के हिसाब से। इसी तरह इसमें भी फ्रीक्वेंसीज के भी और वेव्स, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की जितनी भी आपकी वेव्स हैं, इन सब में डिफरेंट नॉइजेस होते हैं। तो उन नॉइजेस को कैंसिल करने करके रिसीवर को ज्यादा एफिशिएंट बना के आपको अच्छी पिक्चर पेश करने के लिए प्रॉपर सेटिंग की जाती है। अब जो आपने पूरा सिस्टम बनाया वो यूज वीएचएफ कर रहा है, उसके हिसाब से ही डिजाइंड आपका रिसीवर है, उसी के हिसाब से डिजाइंड आपके ये जो इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग होती है वो तो वीएचएफ की वेव्स ही कुछ इस नौयत की होती हैं कि वो ये जैमिंग रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंट है काफी हद तक। तो ये जो पूरा सिस्टम बनाया गया है ये बार बार ट्रायल एंड एरर टेस्टिंग के साथ, कोई भी चीज जी, मैं बेशक बेशक ये मैं कह रहा हूँ कि जी ये वीएचएफ जो है ये स्टेल्थ डिटेक्ट कर सकता है, ये स्टेल्थ को बहुत ज्यादा दूर से देख सकता है ये, लेकिन कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं है, हर चीज की काउंटर मौजूद है, स्ट्रेटजी से टैक्टिक से हर चीज को काउंटर किया जा सकता है। तो दिस इज जस्ट अ टूल। अब इसको बनाया इस तरह से गया जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि ये ना सिर्फ देख सके, ये कोऑर्डिनेट्स थे। अब मैं स्कैंड अरे की बात करूं, अब आप इस तरफ आ जाते हैं कि ये एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे के सिस्टम को वीएचएफ टेक्नोलॉजी के थ्रू इन लोगों ने लॉन्ग रेंज स्टेल्थ एयरक्राफ्ट डिटेक्शन के ऊपर देखना शुरू कर दिया। और याद रखें कि जो जहाज है उनकी उसके कुछ एरियाज ऐसे हैं ना, F-22 के, F-35 के,
ये इवन जितने चाइना के स्टेल्थ फाइटर्स हो गए, रशिया के हो गया, कि इनके कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनका साइज वेवलेंथ के साथ कुछ कुछ कोइंसाइड कर रहा होता है। अब वो पूरी साइंस है जिसमें एग्जैक्टली मैं जितना घुसूंगा वो उतना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन वो जो उधर जाके वो रेजोनेट करना शुरू कर देते तो यहाँ पे रडार को पता चल जाता है कि यार इधर से कुछ आ रहा है। अब इन्होंने गेम ये की है कि इसको जो सेटिंग में डाला है वो मैंने एक्सप्लेन किया, अब मैं उसको जरा और एक्सप्लेन करता हूँ। ये डायग्राम आप देख रहे हैं, ये स्कैंडर एक है जिसमें आपको नजर आ रहा है कि मल्टीपल ट्रांसमीटर रिसीवर्स मल्टीपल लगे हुए हैं जो मल्टीपल वेव्स फेंक रहे हैं। ये मल्टीपल वेव्स जा रही हैं, फिर ये मल्टीपल वेव्स आके रिसीवर्स को रिसीव होती हैं, और फिर रिसीव होने के बाद हैवी कंप्यूटर्स इन और उसके सॉफ्टवेयर्स, फिर यहाँ पे गेम सॉफ्टवेयर पे चली जाती है, वो इसका नॉइस कैंसिलेशन करके इस तमाम की पिक्चर जिसको हम डेटा सेंसर डेटा फ्यूजन का एक कॉन्सेप्ट है उसको इसमें आप लेके आते हैं, तो वो सारी वेव से एक कंबाइंड साफ पिक्चर निकालती है। जो पुराने ज़माने में अगर किसी ने कोई पुराने ज़माने की मूवी देखी हो, जब फ़ोन पे किसी की जो कहते हैं ना लोकेशन मालूम करते थे, जब जीपीएस नहीं होता था तो ट्रायंगुलेशन का कॉन्सेप्ट होता था कि यार एक बंदे ने कॉल मिलाई, वो जो थी उससे पता चला कि यार ये जो कॉल आई है ये लेफ्ट साइड से आई है, दूसरे ने कॉल मिलाई ये राइट साइड से आई है, अब लेफ्ट और राइट हो गया, तीसरे ने कॉल मिलाई नॉर्थ साइड से। अब ये तीन कॉलें एक एरिया को बार बार जा रही हैं, तो ये तीनों कॉलें एक जगह पे एंड हो रही हैं, वो जगह जी स्पॉट हो जाती थी कि यार ये ट्रायंगुलेशन भी कुछ इस तरह का हिसाब किताब होता है। तो ये जितनी वेव्स जाती हैं ये बार बार एक ही एरिया को, एक वेव दूसरी वेव तीसरी वेव चौथी वेव, एक एंटीना पे 50 छोटे एंटीनास, 100 छोटे एंटीनास या जो भी कॉन्फ़िगरेशन की है, वो मल्टीपल 100 150 जो भी वेव्स फेंक रहे हैं वो सारी एक ही एरिया के अराउंड जा रही हैं, तो वो आपकी पिक्चर क्लियर होके वाया सॉफ्टवेयर, वाया प्रोसेसिंग हैवी सॉफ्टवेयर, किलोवाट्स की बिजली लगाने के बाद आपको रियल टाइम में पता चल रहा होता है कि यार ये 500 किलोमीटर दूर किस एलिवेशन पे किस हाइट पे ये चीज उड़ रही है। तो बेशक VHF टेक्नोलॉजी यूज की है और उसका वो एक एस्पेक्ट उन्होंने उठाया है कि यार ये लॉन्ग रेंज पे जाता है, बहुत हाई लॉन्ग रेंज पे। ये जब आपके एटमॉस्फेयर तक पहुंचता है जहां पे एलिवेशन मतलब जहाज जब 50 60 80 हज़ार फुट की बुलंदी जो है ना जमीन की सतह से, वो हाई एल्टीट्यूड है, वो एटमॉस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर है, हम इसको आयोनोस्फेयर भी बोलते हैं, वहां पे कुछ अलग एक्टिविटी होती है। उधर से ये वेव्स जाती हैं और ये एकदम बेंडिंग इफेक्ट आता है, ये आसमान को पेनिट्रेट भी करती हैं, काफी हद तक मुड़ती भी हैं। यूएचएफ तो पेनिट्रेट कर जाती है, लेकिन VHF मुड़ जाती है और वो मुड़ के वापस जमीन की तरफ आती है। तो ये रेडियो वेव्स कम्युनिकेशन भी अगर आप देखें तो वो UHF से VHF रेडियो की कम्युनिकेशन की रेंज बहुत ज्यादा है, बस शोर बहुत आ रहा होता है। तो VHF को इस्तेमाल किया, फिर उसको डिजाइन इस तरह से किया कि एक्टिव एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे का जो वो 100 150 ट्रांसमीटर्स का सिस्टम है वो उस हिसाब से इस पूरी टेक्नोलॉजी को डिजाइन किया। फिर रिसीवर के अंदर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सेंसर डेटा फ्यूजन ये कॉन्सेप्ट्स खामखा उसमें इंक्लूड किए, प्लस इस सब को कनेक्ट किया जाता है आपकी टैक्टिकल डेटा लिंक के साथ। तो जो मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट है ना वो C4, फिर उसके साथ SR और पता नहीं क्या क्या, वो मैं प्रॉपर लेके आऊंगा उसके ऊपर, मैं जब वो लेयर डिफेंस की बात करूंगा पाकिस्तान एयरफोर्स की, तो वो एक टॉपिक अलग से मैंने बनाना है। तो ये जब हम कलेक्टिव पिक्चर देखते हैं तो फिर जितने भी कमांड्स आपके हैं, चाहे वो GHQ है, चाहे वो आपके तीनों एयरफोर्स की कमांड्स हैं, इन सब के पास अपने कंट्रोल रूम्स हैं, जो साइबर आपकी कमांड बना चुका है पाकिस्तान, सेंट AI जो है हमारा, ये जितने भी आपके इस किस्म के एनालिसिस के और मॉनिटरिंग के एरियाज हैं, आपके लोकल बैटलफील्ड के ऊपर एक टैंक कमांडर भी टैंक में बैठा है, अगर वो भी टैक्टिकल डेटा लिंक से कनेक्टेड है, जो कि आजकल हमारा सारा फोकस इसी की तरफ चला गया है मॉडर्न वॉरफेयर के साइड पे। तो वो तस्वीर जो एक आपका VHF रेडार मंडी बहाउद्दीन में देख रहा है, वो तस्वीर आपको पेशावर में भी नजर आएगी, वो आपको कराची में भी नजर आएगी, क्योंकि वो ट्रांसफर हो रही है। तो जो बैटल फील्ड के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो आपको एक रेडार इधर से दिखा रहा है। अब इसकी कन्फिग्रेशन है, अब गेम ये है कि इसके साथ आप कौन से मिसाइल्स यूज कर सकते हैं। FD-2000 भी यूज कर सकते हैं, लेकिन FD-2000 सॉरी नहीं यूज कर सकते, वो शॉर्ट रेंज है। एक चीज प्लीज याद रखिए, ये रेडार लॉन्ग रेंज का है, ये एंटी स्टेल्थ है, इसकी वीकनेस शॉर्ट रेंज है। उसको अप करने के लिए आपके पास फिर और रेडार्स आ जाते हैं डिफरेंट टाइप्स के, जो शॉर्ट रेंज के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। जब आप लेयर डिफेंस की बात करते हैं, जब आप टैक्टिकल डेटा लिंक की बात करते हैं, और फिर जब आप सेंसर डेटा फ्यूजन की बात करते हैं,
तो आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि पहले लॉन्ग रेंज पे रडार ने डिटेक्ट करना शुरू किया, अगर हम उस चीज को किसी हमारे पास ऐसा मिसाइल नहीं है जो उस चीज को उस स्पीड पे उस एलिवेशन पे हिट कर सके, मॉनिटरिंग यहाँ से शुरू हो गई। फिर जो करीब जो जब पिक्चर स्विच हो जाती है लो जो आपका शॉर्ट रेंज रेडार्स है उसकी तरफ, फिर क्योंकि जितने स्टेल्थ ऑब्जेक्ट्स हैं जब रेडार्स के करीब आना शुरू हो जाते हैं तो ये आहिस्ता आहिस्ता विजिबल होते हैं, कुछ 50 किलोमीटर पे, कोई 25 पे, कोई इवन 8 पे। F-117 नाइट हॉक को जब ये सर्बिया के एक बंदे ने गिराया था, जो अमेरिका का फर्स्ट स्टेल्थ बॉम्बर था, फाइटर तो नहीं था, बॉम्बर था, उसने भी यही गेम की थी कि उसने इंटेलिजेंटली उस स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को गिराया था, और वो बहुत हैवी किस्म का स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। उसने रियलाइज किया कि इसको मैं वीएचएफ में देख सकता हूँ, लेकिन अगर मैं वीएचएफ में देख भी लूंगा, मेरा जो मिसाइल सिस्टम है जो कि बड़ा अर्ली स्टेज पुराने जमाने का सैम था, सरफेस टू एयर मिसाइल, वो रशियन ओरिजिन का, तो उस बंदे ने गेम ये की कि वीएचएफ पे पहले तो उसने रेडियो सिग्नल्स उनके जो जिसे हम कहते हैं ना कि नॉन इनक्रिप्टेड ओपन कम्युनिकेशन चैनल्स जो होते हैं, जो कि जिससे डेटा निकल सकता है, जिससे बातें निकल सकती है, तो उसने मॉनिटरिंग करवाई, मालूमात किया कि जी ये फ्लाइट पाथ्स क्या है। अमेरिकन भी जी एक ही रास्ते से रोजाना, मतलब एक ही रास्ते से जाते थे, जिसको हम लोग उर्दू और पश्तो में कहते हैं रेकी की, उस बंदे ने अपने टारगेट्स की, उसको पता चल गया कि यार ये इसी ट्रेजेक्टरी को फॉलो करता है, ये पेशावर से आता है, लाहौर जाता है, मोटरवे के ऊपर उड़ा रहा है फॉर एग्जांपल, इस तरह से उसने उनका रास्ता मालूम किया। फिर उसने उन रास्तों की तरफ रेडार्स को जो है वीएचएफ कॉन्फ़िगरेशन के अंदर उसको लेके गया और लगा दिया, फिर उसने ट्रैक करना शुरू किया, और जब वो 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आ गए, तो वो आपकी शॉर्ट जो रेंज बहुत क्लोज एंड शॉर्ट रेंज सैम सिस्टम्स जो थे, सरफेस टू एयर मिसाइल्स, उनकी बैलिस्टिक तो ना के टर्मिनल रेंज में वो पहुंच गए, जब वो उसको हिट कर सकता है, तो उसने 3 सैम्स फायर किए और तीसरे ने जाके उस जहाज को हिट किया। तो ये इतना आसान, मतलब आप देख भी सकते हैं, लेकिन अगेन आपकी बंदों की ट्रेनिंग पे, आपके स्टाफ की ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है कि आपके पास इक्विपमेंट क्या है और उस इक्विपमेंट को आप डिप्लॉय किस तरह से करते हैं। तो ये लोग इतनी खुश हो रहे हैं, खुश होने की बात है, और रफेल के अंदर भी कुछ स्टेल्थ फीचर्स मौजूद हैं, जैमिंग जो है वो बड़ी अच्छी कर सकता है, उसके अंदर स्पेक्टर नाम का प्रॉपर अपना स्वीट लगा हुआ है, तो वो इलेक्ट्रॉनिकली अपने आप को स्टेल्थी बना देता है। वो चीज़ आपकी जो पुराना लॉकहीड मार्टिन का आपका जो 2005 में हमने लिया था, क्या बोलते हैं इसको, TPS-77 लॉन्ग रेंज रेडार सिस्टम, वो डी और एल बैंड के बीच में उसकी फ्रीक्वेंसी बेसिकली चल रही होती है। डी बाई एल बैंड 1215 से 1400 मेगाहर्ट्ज, ये भी मतलब लॉन्ग रेंज तो है, और ये भी वीएचएफ टाइप ही के एरिया के अंदर आ जाता है, लेकिन ये जो था उस वक्त एक्टिवेटेड था, ये उस वक्त एक्टिवेटेड था। दिस इज व्हाई यू आर एबल टू सी कि जी किन किन बॉर्डर के एरिया से वो पहली फॉर्मेशन आई, फिर दूसरी फॉर्मेशन आई, फिर तीसरी फॉर्मेशन आई, और तीसरी मुजफ्फराबाद से आई, साउथ से शुरू हुए नॉर्थ तक गए। उस फरवरी 27 26 की मैं जो एंगेजमेंट हुई थी उसकी बात कर रहा हूँ। तो आपके पास पहले से भी लॉन्ग रेंज रेडार सिस्टम्स मौजूद हैं। अब रेडार सिस्टम के होना और फिर लॉन्ग रेंज पे आपने विदाउट यूजिंग, अब आपकी मर्जी है ना कि आप क्या करते हैं, आप कोई मिसाइल मार के दुश्मन का जहाज गिराते हैं, या आप जमीन के जो बड़े बड़े रेडार्स होते हैं जो वीएचएफ एंड लोअर स्पेक्ट्रम ऑफ, मतलब मीडियम फ्रीक्वेंसी, बड़ी वेवलेंथ वाली, आप उस पे जा रहे हैं, इस किस्म के रेडार्स कनेक्टेड हैं और आपके अपरेटस के साथ, आपके अवैक्स के साथ, फिर वो आगे जहाज़ों से कनेक्टेड है, आप उसके थ्रू गिराना चाहते हैं, थ्रू आपकी एक्टिव पेट्रोलिंग, या आप सरफेस टू एयर मिसाइल्स मारना चाहते हैं, रेडार का काम आपको बताना है। और अगर आपके पास कोई ऐसा हथियार मौजूद है, तो जिस कोई ऐसा मिसाइल जैसे S-400 के जो मिसाइल्स हैं, वो 400 किलोमीटर की रेंज के भी हैं, वो 150 के भी हैं, 200 के भी हैं, तो फिर आपकी मर्जी है आपने किस तरीके से दुश्मन के जहाज को इंगेज करना है। तो टैक्टिक्स इज सेपरेट, टेक्नोलॉजी इज सेपरेट, बट ये कहना है कि यार वीएचएफ है, यार ये तो पुराने जमाने की टेक्नोलॉजी है, और ये तो इतनी, मतलब वीएचएफ फ्रीक्वेंसी इतनी कम है, एल बैंड, एक्स बैंड, एस बैंड इससे ऊपर की है, और अगर को सपोज डिटेक्ट भी कर लिया तो कोई 500-600 मीटर लेफ्ट राइट, तो वो क्या गाइडेंस करेगा, इस तरह नहीं होते मेरे भाई, उन्होंने प्रॉपर कुछ सोच के बनाया है, प्रॉपर बैठ के बनाया है, उन्होंने उसकी ये सेटिंग एंड अरेंजमेंट की है, तो वो जिन्होंने भी, ये जो चाइना वाले हैं, इन्होंने कोई गप नहीं लगाई है।
तो नेक्स्ट जी मैं इंशाल्लाह फिर इसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ कि मैं नेक्स्ट वीडियो TPS 77 लॉन्ग रेंज रेडार सिस्टम के बारे में बनाऊँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। और कमेंट करके बताना है कि जी क्या इश्यूज हैं, आपको क्या चीज़ गलत लगी। अगर कोई इंडियन है तो प्लीज़ पॉजिटिव कमेंट करें, नेगेटिव कमेंट से परहेज करें। नेगेटिव कमेंट से कुछ मज़ा आता भी नहीं है, ऐसे ही मेरा दिल भी बुरा हो जाता है, फिर लोग भी कमेंट करना छोड़ देते हैं। अगर ये चाहते हैं तो फिर आपकी मर्ज़ी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।